अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल में। और गुज़िश्ता कई दिनों से जो हलचल देखी जा रही है, ख़ास तौर पर एक गम और गुस्से की लहर पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में, दुनिया भर में जो गुस्ताख़ रसूल है उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई, 60 से ज़्यादा एफआईआर होने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, और उसके बाद मुख्यमंत्री सपोर्ट करते हैं गुस्ताख़ रसूल का और दूसरे लोग भी सपोर्ट करते हैं, और कार्रवाई के नाम पर ज़ीरो नज़र आता है। लोग सोच रहे थे कि क्या देश संविधान से चलेगा या फिर मनमाना तौर पर चलाया जाएगा। और इसी को देखते हुए एक मर्द मुजाहिद उठे जो कि औरंगाबाद के साबिक़ा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, जो कि उन्होंने पूरा इस तिरंगा रैली का अज़्म लिया और मुंबई में रखा, जो कि देश की आर्थिक राजधानी है। और उस जगह पे रखने के बाद मुख्यमंत्री को संविधान की एक कॉपी दी जाएगी, निवेदन दिया जाएगा, ऐसा तय किया गया। और पूरे महाराष्ट्र से सबने लब्बैक कहा, जो आशिक़ाने रसूल है उन्होंने लब्बैक कहा। तो वहीं पर तारीफ़ करनी होगी परभनी की जानी मानी शख्सियत, सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद गौस जैन साहब, जैन फाउंडेशन के अध्यक्ष। इन्होंने भी अपने आशिक़ाने रसूल होने का सबूत दिया, और सिर्फ परभनी ही नहीं बल्कि पूरे परभनी ज़िले के अलग-अलग तालुकों से जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनके जो चाहने वाले हैं और जिन्होंने उनसे कहा कि वो आना चाहते हैं, उनके भी इंतज़ामात किए गए। और उन्हें परभनी से लेकर मुंबई आज़ाद मैदान और वहाँ से परभनी तक आने जाने के साथ में वो उनके साथ में रहे। और इस पूरी तिरंगा रैली का जो मैसेज था, जो लोग जानना चाह रहे थे कि इस पूरी तिरंगा रैली में क्या हासिल हुआ, क्या गुस्ताख़ रसूल पर कार्रवाई होगी और जो उनका समर्थन करने वाले हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो ये सब जानने के लिए, क्योंकि एज ए मेंबर के तौर पर मोहम्मद गौस जैन साहब इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में वो पूरे रास्ते से चल रहे थे, और वहाँ पर भी उन्होंने ये इस पूरे तिरंगा रैली को काफ़ी करीब से देखा है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तिरंगा रैली से जो मैसेज गया और जो मैसेज के बाद जो लोग चाह रहे थे, क्या वो कार्रवाई होगी? बात करते हैं मोहम्मद गौस जैन साहब। गौज़न साहब, जो तिरंगा रैली निकाली गई, क्या देश संविधान से चलेगा जो टैगलाइन रखी गई थी, और गुस्ताखे रसूल पर जो कार्रवाई नहीं हुई है, और जो तिरंगा रैली का जो स्पॉट चुना गया देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, और वहाँ से जो देश भर में, दुनिया भर में जो मैसेज गया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया और पूरी तरह से कामयाब ये तिरंगा रैली हुई है, और कार्रवाई भी जल्द से जल्द होगी, ये उम्मीद के साथ लोग जानना चाह रहे हैं कि पूरी तिरंगा रैली में जो हासिल क्या हुआ है उसे किस तरह से आप देखते हैं। आप एक टीम मेंबर की तरह आपने पूरी रैली देखी, इम्तियाज जलील साहब के साथ आप पूरे रास्ते से रहे थे, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आशिक़ रसूल होने के नाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते, अगर उनके ऊपर कोई ऐसी बात कहता है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो एक बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो कम से कम दर्जे का जो मुसलमान है, मुस्लिम है, वो तड़प उठेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात के मुबारकबाद के हकदार है इम्तियाज़ जलील साहब कि उन्होंने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद ताकत से आवाज़ उठाई, और ये रैली में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया, आप देख सकते हैं, आप तो मेरे साथ पूरे सफ़र में थे। इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी रैली देखी नहीं, ख़ास तौर पर मुसलमानों की। जी, तो ये जो अपने आप में एक हिस्ट्री है कि हम लोगों ने सब चीज़ें पीछे रखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले को सज़ा दी जाए, इसके लिए आवाज़ उठाई और रास्ते पे आए और रैली में हिस्सा लिए। भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी शान के लिए जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, और जो अपनी ताकत है, अपने पास जो है वो सब कुर्बान। अगर हमारे अंदर इतनी गैरत नहीं है तो फिर हम किस दर्जे के मुसलमान हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब ने, मैं उनसे, मेरी मुलाकात अगस्त में हुई थी। उन्होंने मुझे अगस्त में एक इशारतन बात कही थी कि हम लोग ऐसा करने का प्लान कर रहे हैं। असद साहब 8 या 9 तारीख को सितंबर को आएंगे औरंगाबाद, उनकी इजाज़त लेकर ये सब हम लोग प्लान करेंगे, और उन्होंने वैसे ही किया।
अब जिस दिन से उसने बात कही, वो महाराज भी नहीं है वो, उसको गिरा हुआ इंसान है, ठीक है। उसके बाद से तो 23 सितंबर तक 1 से 1.5 महीना गुजरा। जिन 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 लोगों ने जैसे जैसे आवाज़ उठानी थी, जिस जिस ताकत से आवाज़ उठानी थी उठाए। हमने भी यहाँ पर निवेदन दिए, लोग बाहर निकले, हर शहर में निकले और बगैर नाम के निकले, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है कि यहाँ पर नाम के लिए कोई काम नहीं करेगा। मगर सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी, उसका उल्टा हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बजाय ये बोलने के कि मैं उसकी जांच करूंगा, अगर किसी समाज के खिलाफ, किसी समाज के एक महापुरुष के खिलाफ, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो उनको उस समाज के लिए जान से भी ज़्यादा प्यारा है, उसके खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक बात करता है तो मैं उसकी जांच करूंगा। जांच करने के बाद जो कानून है, जो संविधान है, वो हिसाब से मैं उसको कार्रवाई करूंगा। तो सीएम ने वो बोलने के बजाय ऐसा स्टेटमेंट दिया 24 घंटे के अंदर उस महाराष्ट्र तक पहुंचकर कि हाँ, कि उसको कोई धक्का भी लगाया तो मैं देख लूंगा। तो मतलब मेरे दिमाग में, मेरे जैसे छोटे आदमी के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या महाराज को पूर्व नियोजित तौर पर ये बोलने के लिए कहा गया था क्या? कहने के बाद में अगर नहीं भी, अगर प्लान करके कहा गया था, तो कहने के बाद में पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए, आपकी खोई हुई ज़मीन को पाने के लिए क्या आपने एक राजनीतिक स्टेटमेंट दिया? और इसी के खिलाफ में इम्तियाज़ जलील साहब ने एकदम क्लियर कट, उनका एक वो था, अप्रोच था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री संविधान को भूल गया है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कानून को भूल गया है, वो खुद को, अपने आप को राजा समझने लगा है। जो स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे रहते हुए इनको कोई धक्का भी नहीं लगा सकता। हम धक्का लगाने की बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि उसने जो गुस्ताखी की, संविधान के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ताकत के साथ आवाज़ उठाई और ये रैली एकदम सक्सेसफुल रही, बहुत ही अच्छे अंदाज में रही। और सबसे ख़ास बात इस रैली की ये हुई कि गए हम लोग अच्छी तादाद में गए। मुंबई को पता चला कि मुसलमान महाराष्ट्र में ताकत के साथ हमारे मुंबई में आए हैं, और हमने विरोध भी जताया, हमारा मैसेज भी पहुंचाया, और उसी सुकून के साथ, उसी आराम के साथ, किसी को तकलीफ ना देते हुए हम वापस आए। ये सबसे बड़ी मुबारकबाद है इम्तियाज़ जलील साहब के और उनकी नियोजन समिति को। वो सब जैसा कि तिरंगा रैली पूरी तरह से, मेरे नज़रिए के हिसाब से एज ए पत्रकार, मैं पूरी रैली में आपके साथ और पूरी तमाम गाड़ियों के साथ में मैं भी चलता रहा। मुझे लगता है कि ये रैली जो मैसेज देना चाहिए था, जो विरोध जताना चाहिए था, वो कामयाब तरीके से हुआ है। इससे आपको क्या लगता है, क्या हासिल हुआ है जो हम विरोध जताना चाह रहे थे, जो मकसद लेकर चले थे? क्या बिल्कुल हासिल हुआ है, क्यों हासिल नहीं हुआ? हम लोग यूनाइट हो गए। किसी ने, आप मुझे बताइए, इतनी पूरी रैली में किसी ने ये पूछा कि तू कौन से पार्टी से है, कौन सी सियासी पार्टी से है? स्लोगन क्या था? तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस हिसाब से ये सबसे बड़ा हासिल है। जो हम बटे हुए थे आज, कहने के लिए तो हम एक है, मगर जो अंदरूनी तौर पे हम जो बटे हुए हैं, सबसे पहले तो हम बटे हुए हैं सियासी पार्टियों में। सियासी पार्टियों के हम इतने गुलाम हैं कि सियासी पार्टी के कोई सरगना को अगर हमने, किसी ने बुरी बात कर दी, तो हम रास्ते पे आने के लिए थोड़ा भी हिचकिचाएंगे नहीं, पुतले जलाएंगे, चीख पुकार करेंगे, तोड़ फोड़ कर सकते अगर मामला बिगड़ गया तो। यहाँ तो रहमतुल्लाह अलील आलमीन की बात चल रही है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आने वाला सिर्फ मुसलमान था, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, किसी मसलक से जुड़ा हुआ नहीं था, किसी फ़िरक़े से जुड़ा हुआ नहीं था, और वो किसी एज ए मुस्लिम। और इम्तियाज़ जलील साहब मुबारकबाद के हकदार इसलिए है
कि उन्होंने इस बैलेंस को कायम रखा। उन्होंने सियासी तौर पे इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मैं स्टार्ट से उनके साथ में था, 4-5 बाइट के टाइम में तो हम वहीं पर थे, इंडिया टीवी का और एबीपी माझा का या हाँ टीवी 9 का। तो उन्होंने क्लियर कर, हालांकि मीडिया ये चाह रहा था कि उसको पॉलिटिकल रंग दिया जाए, उसको एआईएम और बीजेपी ऐसा बताया जाए, मगर उन्होंने बिल्कुल एकदम बैलेंस रखा। उन्होंने ये बोला कि आप मुझे यहाँ पर महाराष्ट्र का एआईएम का अध्यक्ष मत बोलिए। यहाँ पर मैं एक मुसलमान की हैसियत से आया हूँ और ये जितने भी लोग हैं मेरे साथ, ये सिर्फ मुसलमान की हैसियत से आए हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी कामयाबी है कौम के लिए। 40 साल के बाद आपने सब चीज़ें देखो। मैं मुबारकबाद देता हूँ पाथरी के आमदार बाबा जानी दुरानी साहब को, जिन्होंने खुलकर अपनी ताकत के मुताबिक लोगों को भेजा। आप देखिए ना, ये ऐसा हुआ कि कभी कि इम्तियाज़ जलील आवाज़ दे रहे हैं और बाबा जानी साहब ताकत के साथ लोगों को भेज रहे हैं। आज मैं ऑफिशियली इमाम में थोड़ी हूँ, नहीं हूँ, मगर इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ दी तो हमने लब्बैक कहा। और भी बहुत से लोग, अरे आप गैर मुस्लिम हमारे लोगों की बात कीजिए। मैं खुल के बात करना चाहता हूँ कि सतीश ठाकुर जात से मराठा है, उनको क्या आम आदमी पार्टी का है अगर सियासी तौर पे देखेंगे तो, मगर उसको लगा कि नहीं, मैं सियासी तौर पे नहीं सोचूंगा, मैं एक इंसान होने के हिसाब से सोचूंगा और मैं मेरी ताकत के हिसाब से जो देना है दूंगा। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि सतीश ठाकुर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कर रहा है, या फिर जो लोग उसके साथ गए तो ये वो लोग बंधन में आ गए कि नहीं अब उसको वोट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंसानियत की बात है भाई। अल्लाह ताला ने जिनको इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाल दी हो कि भाई तू योगदान दे। तो इस हिसाब से ये एक बड़ी कामयाबी। दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि मैं आपको एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ इंग्लिश में, डेटरेंस, मराठी में जिसको बोलते हैं प्रतिबंध। कहीं ना कहीं आपके बोलने के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, आपके बोलने के ऊपर एक पाबंदी लगनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है, आप क्या बोलना चाहते हो, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। किसी समाज की जो भावनाएं वो आहत तो नहीं हो रही है, किसी समाज के आदमी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, किसी समाज के महापुरुष के बारे में आप ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिसका आपको नॉलेज नहीं है, या किसी समाज को आप जानबूझकर टारगेट करना चाहते हो। तो इन चीज़ के ऊपर अगर प्रतिबंध लगता है तो ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। तीसरी ये कामयाबी है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हम बहैसियत मुसलमान, हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी एक हम भारतीय होने के नाते निभाते हैं, और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हम निभाते हैं एक मुसलमान होने के नाते। अगर मैं कुछ बुरा काम करता हूँ तो मीडिया रहो या कोई और शख्स रहो, मेरे अंदर सबसे पहले वो मुसलमान ढूंढता है। आप मुझे बताइए, एक आदमी ने कुछ बुरा काम किया, एग्जाम्पल, एक आदमी ने रिश्वत ली, अगर वो मुसलमान नहीं है तो न्यूज़ क्या बनती है कि ये अधिकारी ने रिश्वत ली, और उसी जगह पे अगर मुसलमान रहा तो क्या न्यूज़ बनती है कि देखो मुस्लिम ने रिश्वत ली। तो मेरा मज़हब, और मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को फ़ख्र मुझे होता है, और मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मेरे अंदर हर चीज़ में मुसलमान ढूंढो। तो ये मुसलमान होने के जो हमारी जो दोहरी जिम्मेदारी है भारतीय और मुसलमान की, हमने वो निभाए। हमने इस तरह से निभाए कि हमने हमारी आवाज़ उठाई, हम एक जगह आए, हम जहाँ बोला था वहाँ जमा हुए, हमने जो कहा था वो किया, और जिम्मेदारी से हम हमारे घर पे लौट गए। इतनी फुल प्रूफ रैली, इतना बड़ा अल्लाह की मदद के बगैर, अल्लाह की, आपको लगता है कि अल्लाह की मदद के बगैर पॉसिबल? आप मुझे बताओ, आप मेरे साथ इतने दिन भर थे, आपने कितनी गाड़ियां बदली? बहुत सी गाड़ियां। और आप कैसे कैसे आपने सफर किया? आपके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा था कि आपको क्या चल रहा था कि मैं कवरेज कैसा दूं? एक पत्रकार से ज्यादा आपके अंदर का मुसलमान जिंदा हुआ था कि नहीं? आपने कितनी परेशानी
से ये सफ़र किया। तो बस ये जज्बा हमारा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाबी है कि हमने और हमारी रैली को जो एक गैर मुस्लिम बाहर से देख रहा था, वो सबसे पहले तो मुसलमानों के बारे में उनके दिमाग में आरएसएस जैसी जो फुसकी मारने वाली जो संगठनाएं हैं, उन्होंने ये डाला हुआ है कि अरे मुसलमान रास्ते पे निकले तो कुछ तो भी बुरा करते क्या, हालांकि तारीख में कोई है नहीं ऐसी चीज़ें। मुसलमान और खासतौर पे इस्लाम तो है ना, तो ये चीज़ को झूठ सा वो देखने वाले ने बेचारे ने ये देखा कि नहीं, ये लोग तो अपने मकसद के लिए आ रहे और संविधान की बात कर रहे, संविधान से। अब ऐसा देखा जाए, अगर यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर यही मराठा समाज का मोर्चा रहता और सीएम बोलने के बाद वहां पर नहीं आता, तो ये लोग इतने खामोश रहते, मोहम्मद बंद कर देते। बराबर है, हमने नहीं किया। हमने तो बोला ठीक है भाई, तेरे को अल्लाह ताला ने अभी तौफीक नहीं दी, जिसको तौफीक दी वो कलेक्टर बेचारा आ गया, उसको संविधान दिए, उसने बोला हम कार्रवाई करेंगे, सीएम साहब का मैसेज है, ऐसा ऐसा ये 4 चीज़ों की आपकी मांग है, हमको 1 महीने का वक्त दीजिए। ठीक है, इम्तियाज़ अली साहब ने बोला कि बिल्कुल कोई बात नहीं, संविधान में आपको भी हक है टाइम मांगने का, टाइम हम देंगे, दे दिया उन्होंने टाइम। तो ये हो गई अपनी तीसरी। ये चौथी जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, कामयाबी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है कि हमने डेमोक्रेसी को वापस जिंदा करने की एक छोटी सी कोशिश की। इम्तियाज़ जलील साहब उस बात के लिए मुबारकबाद के हकदार हैं कि क्योंकि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई, कल किसी और की शान में गुस्ताखी होगी। आपके भी मजहब में बहुत से देवी देवता है, आपके भी मजहब में बहुत से महापुरुष है, मजबूर है के बाद भी, तो कल हमारे अगर मजहब के बारे में कोई बोलेगा तो भी कार्रवाई नहीं होगी। और तो इस वजह से एक और हमारी मांग क्या है कि भी कानून बनाओ, परमानेंट इलाज करो, इसको आप फाड़ के सीने वाली बात मत रखो, इसको एक कानून बनाओ ताकि अगर कोई शख्स किसी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करना चाहता हो पागलपन में, तो वो अपने आप को सोचे कि भी मेरे ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है, डर होना चाहिए। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र की तारीख में ये कलमबंद होने वाली एक रैली थी और ये बहुत ही अच्छी सक्सेस थी और हम ये बहुत सी चीज़ें लेकर आए और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हासिल है। गौस जैन साहब, जैसा कि तिरंगा रैली में जाने के लिए जो एक तिरंगा रैली तो उसे नाम दिया गया था, सही मानों में तो वो मुसलमानों का गम गुस्सा निकालने के लिए और जो गुस्ताख रसूल हैं उसको सज़ा दिलाने के लिए ये रैली का पूरा जो नज़्म रखा गया था, ये उस लिए था। लेकिन बहुत से पूरे परभनी ज़िले में ऐसे बहुत सी शख्सियतें हैं जो एज ए मुस्लिम होने के बावजूद, अच्छा रसूख रखने के बावजूद भी इस रैली में शिरकत नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ऐसे लगा कि ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल हो रही है और इसमें उलमा कराम का भी कोई रज़ामंदी नहीं है। ऐसी कई बातें आने की वजह से बहुत से लोगों ने इसमें आने से गुरेज़ किया, नहीं आए। और ये एक, तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है या इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये बात उस लेवल पे जाती है? नहीं कि ये डायरेक्ट? नहीं, देखिए ये तो बदबख्ती है। ये बदबख्ती ये हिसाब से है कि जो लोग आज अपने दिल की बात हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के नाम पे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी बदबख्ती है। उन्होंने काफिरों को पानी पिलाने से पहले, खाना खिलाने से पहले, चंदा पट्टी देने से पहले, गणपति की पार्टी फाड़ने से पहले या किसी और जो लक्ष्मी बैठती है उसकी पावती देने से पहले या आरती उतारने से पहले ये मौलाना को जाके पूछा था क्या? नहीं ना। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर 2 ही लोग हैं, एक आशिक रसूल और दूसरे गुस्ताख रसूल। एक वो ग्रुप है जो ये समझता है कि हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत है, उनके शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा ये ग्रुप है जो ये छुपे अंदाज में, खुले अंदाज में, दिल में खुश होने के अंदाज में ये अपने आप को समझ रहा है कि वो मतलब गुस्ताख रसूल, वो खुद भी गुस्ताख रसूल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में है तमाशाई, तीसरी कैटेगरी।
अब तमाशाई जो गैर मुस्लिम है तो वो तो संविधान के गुनहगार है, क्योंकि एक चीज गलत हो रही है और आप खामोश बैठे हुए हैं तो आप संविधान की गुनहगार। मगर ऐसे तमाशाई जो मुसलमान है वो गुस्ताख रसूल से थोड़ी अलग है, क्योंकि तुमने सिर्फ इस बात के ऊपर उस आवाज में आवाज नहीं मिलाई क्योंकि एक वो पॉलिटिकल आदमी ने आवाज उठाई। ये आप क़यामत के दिन जवाब दोगे अल्लाह ताला को, ये आप जवाब दोगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन, जब आपका गिरेमार पकड़ के पूछेंगे वो कि तू वहाँ पर कुछ लोग आवाज़ उठा रहे थे मेरे शान में गुस्ताखी होने के खिलाफ, तो तू सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आदमी ने किसी पार्टी की आवाज़ उठाई थी, जबकि वो चीख कर बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल रैली नहीं है। क्या आप ये बोलकर वहाँ पर बहाना तलाश करेंगे कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे जो परभनी ज़िले के जो आका है उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, उन्होंने ये बोला कि नहीं अपन इससे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उससे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। अभी खुल के बात करो ना। अगर आप ये बोल रहे हो किसी सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप कलमा पढ़ लीजिए और तौबा कर लीजिए, क्योंकि आपने उलमा इकराम का नाम इस्तेमाल किया। हम लोग रैली में थे, कितने हुफ़ाज़ इकराम और उलमा इकराम थे, हर शहर से हर गाड़ियाँ से गाड़ियाँ थे, हमने खुद दी, अलग सेपरेट दी क्योंकि उनको इज्जत के साथ लेके जाना ज़रूरी था, उनका आखिरी तक हिफाजत का ख्याल रखा हमने। तो आप किन मुफ्ती इकराम की बात कर रहे हैं, उनका नाम डिक्लेयर करो, उनका वीडियो डाल दो, ताकि वो वीडियो डालने के बाद वो अपना एक्सप्लेनेशन देते रहे। एक तरफ तो आप खिचड़ी खिलाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं समझते, आप अगर किसी की ज़मीन हड़पते हैं, आप किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, आप अगर महापालिका रहो, ज़िला परिषद रहो या महाराष्ट्र स्टेट के टेंडर में चोरी करने के टाइम पे आपको ये ख्याल नहीं आता कि मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूँ ये हलाल है या हराम है, अब ये मेरे बच्चे खाएंगे तो फिर वो नस्ल किस तरफ जाएगी, ये तो नहीं पूछते आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मन गढ़ंत बातें हैं, ये आपको अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी, ने आपको ये तौफीक नहीं दी कि आप आशिक़ रसूल बने। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए। मुस्लिम में ज़्यादातर ये चीज़ें बहुत ये है कि मैं सियासी ग़ुलाम बन गया हूँ। मैं अगर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं हर मेरी स्टेप को मेरे पार्टी के जो आकाए हैं उनको सोच के मुझे करना पड़ता है कि नहीं ये क्या बोलेंगे, ये बुरा मानेंगे क्या, ये मुझे आगे तो साथ नहीं देंगे, मेरे ऊपर एटीएस की तलवार लटक रही है, बाद में मुझे ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे इतना पुलिस के पास किरदार ख़राब है, मैं किसी ज़माने में एक्सट्रीमिस्ट भी हुआ करता था, आज मैं बदल रहा हूँ डर के मारे। तो इन सब चीज़ों के आसपास घूमने वाली आपकी जो समाजियात है सो कॉल्ड, मैं उसको आपकी एकदम भोंडी सियासत कहूँगा। और मैं ये कहूँगा उनको आपके ज़रिए से कि भाई सियासत को साइड में रखिए और जब मज़हब का मसला आए तो एक हो जाइए, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ, कुरान में बोला हुआ है कि मुसलमान एक दूसरे के लिए जिस्म की तरह है। हदीस है कि अगर एक जिस्म के हिस्से को दर्द हो तो दूसरा हिस्सा तिल मिला जाए। यहाँ तो हमारे नबी की बात हो रही। भाई आप आ जाते पूरे रैली में कुछ हराम की कुछ चीज़ हुई, देखिए आपने, किसी ने शराब पिया, किसी ने जुआ खेला, नमाजें हुई, जिक्र हुआ और कलमा चल रहा था, तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपके मुंह से जाने अनजाने में हज़ारों बार 100 बार कलमा निकल गया। क्या पता कि अल्लाह ताला का वो आपका वो जज्बा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों ने रोकने की कोशिश की, जो मजबूरी से नहीं आए वो एक अलग बात है, मगर जो लोगों ने जानबूझ के रोकने की कोशिश की, उलमाओं का नाम गलत इस्तेमाल किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुनाफ़िक़त के बहुत करीब पहुंच गए। उन्होंने अपने आप का एक मुहासरा करना चाहिए, ख़ुद को देखना चाहिए ख़ुद की गिरेबान में कि आप सियासी मैदान में अपने नफ़ा नुकसान को देखने के लिए इतने आगे बढ़ गए हैं कि आप मज़हब को पीछे छोड़ रहे हैं। बस इसके आगे मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना नहीं चाहता।
गौसब जैसा कि तिरंगा रैली और यो गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने के लिए उस नेक मकसद से यहाँ से जो काफिले निकले, लाखों की तादाद में गाड़ियाँ लाखों की तादाद में हो गई थी। जब मुंबई पुलिस ने जो एवरेज निकाला तो लगभग 82,000 गाड़ियाँ काउंट की गई। 82,000 फोर व्हीलर, टू व्हीलर अलग से थी, ट्रक टेम्पू वो अलग से थे। तो एक एक स्ट्रांग मैसेज गया है। और तो कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है कि मोहम्मद गौस जैन साहब जिन्होंने विधानसभा लड़ी है पिछली, सेकंड नंबर पर भी आप रहे थे, तो कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी लेकर लोग वो बातें बना रहे हैं। तो क्या इसमें पॉलिटिकल एंगल देखना चाहिए, जबकि ये गुस्ताखी रसूल को सजा दिलाने के लिए थी और एज ए मुस्लिम बार बार कहा गया कि ये एज ए मुस्लिम की है, किसी पार्टी की नहीं है। और आपने तो जहाँ तक अब्दुल रहीम हमारे दोस्त है ARS मीडिया के, उन्होंने बताया कि आपने अपने फर्जंद को भी साथ में लिए जैद को। तो उसके पीछे क्या आपको लगा कि फर्जंद को भी साथ में रखना चाहिए और ये पूरा दिखाना चाहिए कि एक आशिकाने रसूल और नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं होगी और सब कुछ कुर्बान है। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप और इस एंगल को कैसे देखते हैं? देखिए, जो सरदार था उस रैली का, जो हमारे सरबराह था, जो लीडर थे, जब उन्होंने ही पार्टी को पीछे रख दिया तो मेरे जैसे छोटे मोटे आदमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सियासी का। अब रही बात आपके सियासत में आने की, सियासत में रहने की, सियासत में आने वाले, हाँ बिल्कुल मैं आने वाला विधानसभा लड़ूंगा, लड़ने की, तो ये एक तो डेमोक्रेटिक हक है ना मेरा। सबका राइट है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि मैं अगर इलेक्शन लड़ने वाला हूं तो मैं मेरे समाज के मसले को भूल जाऊं, हाँ, क्योंकि आप मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले हैं कि हर चीज में तुम सियासत की वजह से ये आ रहे। हम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। ये जो देखिए, ये जो रैली है, ये रैली एक आई ओपनर के टाइप है। आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आपका मजहब का तक़वा भी ये बोलता है कि आप गलत के लिए आवाज उठाओ। अगर आवाज नहीं उठेगी तो आपके ऊपर जुल्म बढ़ेगा। खामोश रहेंगे, कब तक खामोश रहेंगे आप? खामोश रहने से थोड़ी। और आपने जो बात बताई जैद की, वो सही बात है। बच्चा मेरा 12th में है। जी जी, एक लड़का है। संघर्ष की जिंदगी बच्चे को पता होना चाहिए और एक कौमियत का जज्बा उसके अंदर आना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमारे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है, हमारे ऊपर जो आने वाली मुसीबतें हैं, हमारे ऊपर जो आ रही है जो मुसीबतें हैं, हमारे ऊपर जो आ चुकी मुसीबतें हैं, उन सब का इस एज में बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, ताकि ये बच्चा टिकटॉक की लाइफ, इंस्टाग्राम की लाइफ और जो आराम व आसाइश की लाइफ से हटकर एक कौमियत के बारे में सोचे और उसके अंदर कुछ जज्बा पैदा हुआ। बच्चा 15 साल का है, वो खुद मुझे वोट डाल नहीं सकता था। मेरे को कौन सी, आप बताओ मुझे कौन सी मेरी उसमें मफाद परस्ती हो लेके जाने को खुद के बेटे को। कल को अगर वहाँ कुछ हो सकता था, कुछ नॉन पॉलिटिकल था, सिर्फ सरकार की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी, सब कुछ कुर्बान है। और लोग आपको पॉलिटिकल लीडर के हैसियत से देखते हैं जब, तो आपके इसी स्टैंड के ऊपर भी तो आपकी शख्सियत को जज करते हैं ना। आप कौन सा स्टैंड ले रहे हो, आप कौन से पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हो, आप कौन से पॉइंट के ऊपर खामोश रह रहे हो, आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते कि नहीं उठाते, आप बच्चों के एजुकेशन पे कुछ बोलते कि नहीं बोलते, आप बच्चों के फ्यूचर के ऊपर कुछ बात करते कि नहीं करते, आप डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बात करते कि नहीं करते, डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बात करते कि नहीं करते, नशा के ऊपर कुछ बात करते कि नहीं करते। आप देखिए, मेरी सियासी सफ़र मेरा कोई ऐसा 30-40 साल पुराना थोड़ी है। मेरी तो 6-7 साल पुराना मेरा सियासी सफ़र है। आप सियासी सफ़र में मेरे उठा के देखिए, जितने मुद्दे हैं पूरे आपके सामने है। हमने तो वही मुद्दे उठाए जो एक समाजियत के मुद्दे हैं। समाजियत ज़्यादा हो तो माशरे में आप अच्छे से काम कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रैली थी, ये मुसलमानों के लिए एक आई ओपनर की रैली थी और नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए भी ये एक आई ओपनर की रैली थी। आप देखिए, आज क्या तारीख है? 25 तारीख है। रैली कब हुई? 23 को। 2 दिन में आप क्या चेंज हुआ ये देखिए। पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर तारीफ हो रही है इम्तियाज जलील साहब की कि प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जितने भी जो छुप के बैठे हुए जो सेकुलर सो कॉल्ड आमदार थे,
अब उनको लगा कि नहीं ये मूवमेंट बन गया। हाँ, अब उनकी मतलब प्रस्ती बाहर आ रही है। कैसी मतलब प्रस्ती बाहर आ रही है? अब वो लेटर्स भेज रहे हैं, हम ये कार्रवाई करो, हम वो कार्रवाई करो। अरे भाई, 1.5 महीना वो बेचारा खामोश रहा, कोई आवाज उठाने के लिए आगे आएगा नहीं आएगा, मैं उसके पीछे जाता हूँ। तुमने कुछ नहीं किया। तुम आमदार है, मैं परभनी के आमदार को बोलना चाहता हूँ, तुम आमदार है, तुमने विधायक क्यों नहीं बुलाए? तुमने स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था, तुमने आवाज उठाना चाहिए था कि चलो सब मिलके हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जो किसी महापुरुष के खिलाफ कुछ बात करने के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं तुमने नहीं किया। अब तुमको लग रहा है कि अब इम्तियाज जलील क्योंकि एक सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसको इस पूरे मूवमेंट का फायदा हो सकता है, तो आप लेटर पे लेटर भेज रहे। अब तो हंसी की बात यह है कि बीजेपी का भी लेटर आ रहा है, बीजेपी के आमदार का भी। तो ये कैसा है, उनके अंदर जो तीतर है आसपास के, मुस्लिम समाज में तीतर बहुत है। मुस्लिम समाज के वोटरों को उनका शिकार करने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है, बस तीतर छोड़ दो एक बड़े नाम का। वो तीतर छोटे छोटे तीतरों को लेके आएगा, कभी कौम के नाम पे लेके आएगा, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे लेके आएगा, कभी मोदी के नाम से डरा के लेके आएगा, कभी कुछ बताएगा, कभी कुछ बताएगा। मगर उसका काम यही है कि ये बड़े तीतर ने दूसरे लोगों को लेके आना, बेचारों को, और वोट करने लगाना। तो ये जो 23 तारीख के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये इम्तियाज जलील और AIM से डर की वजह से है, क्योंकि उनको ये पता है। भाई कलीम साहब, आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूँ मैं सियासी नहीं हूँ उस मोर्चे में, मगर आदमी, मैं वोट डालते टाइम में सोचूंगा ना कि कौन सी पार्टी ने मेरे लिए आवाज उठाई थी। क्या असद अवैसी साहब ने सिर्फ उसी आदमी ने गुत्ता लिया? सातारा का कुछ कांड हुआ, घर जलाए गए, तो इम्तियाज जलील और असद अवैसी साहब आवाज उठाएंगे और ये घर में बैठ के बिरयानी खाएंगे सेकुलर पार्टी के लोग। उसके बाद विशालगढ़ की मस्जिद का हुआ, उसके बाद थाने में गोश्त का हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोश्त खाना जुर्म नहीं है, जानवर को काटना जुर्म है। जानवर एक बार कट गया, उसके बाद वो गोश्त की शक्ल में आ गया। गोश्त की शक्ल में कुछ भी खाना आपके लिए गुनाह नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसी एक बैन नहीं है। तो आपको ये जानने का हक नहीं है। और कानून, वो जो एनिमल प्रिवेंशन एक्ट है, वो कानून आपको इससे रोकता है कि आप मेरे बास्केट में झांको, आप मेरे डब्बे में झांको, आप मेरे किचन में झांको। तो आप कानून तोड़ रहे, तो आप सेकुलर पार्टी खामोश है। इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि मुसलमान मोदी के डर में है, तो वैसे भी इनके पास क्या ऑप्शन है, अपने को डालना ही डालना वोट है। सारा इनके महल्लों में रोड मत बनाओ, नाली मत बनाओ, खड्डे मत बनाओ। आप तो शर्म कर लो कि यहाँ पर जो भी हमारे उलमा इकराम आ रहे, वो ये बोल के जा रहे हैं कि आप खबर के अजाब का मज़ा यहीं पर ले रहे। इतने बुरे हालात इस सिटी के। तो ये जो 23 तारीख के बाद जो अब रिएक्शंस आ रहे हैं लेटर देने के, तो ये ढोंग है, ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। इसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि आपको उस जाना ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ आशिकाने रसूल। और मैं दूसरी बात आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई मराठा समाज का आदमी अगर 10 गाड़ियां दे के, 5 गाड़ियां दे के ये समझ रहा है कि मैंने मुसलमानों को खुश कर दिया, तो उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान आपसे ज़्यादा होशियार है। आप मराठा है, नीतीश राणे भी मराठा है। अच्छा होता कि आप गाड़ी देने के बजाय नीतीश राणे तक पहुँचते और उसका गला पकड़ते। जो रामगिरी महाराज है वो भी मराठा है जात से, तो उस तक पहुँचते आप तो ताकतवर समाज है, दोनों तक पहुँचते और दोनों से माफ़ी मांगने लगाते कि नहीं, हमारे साथ ये समाज पॉलिटिकली इतने सालों से साथ में है। तो ये ढोंग अब बंद होना चाहिए कि एक तरफ जख्म देने के साथ जख्म देने वाले की पीठ थपथपाई जाए और सामने आके फिर मरहम लगाने की कोशिश की जाए। तो और अगर पॉलिटिकल मूवमेंट इस, अब देखिए ये रैली पॉलिटिकल नहीं थी, मगर ये जो रैली है, ये रैली पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का काम करेगी। इनकलाब आएगा, और इनकलाब आने में जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ में आवाज़ उठाई, अगर उसको अल्लाह ताला कुछ फ़ायदा पहुंचाता है पॉलिटिकली,
तो उसके हाथ में क़यादत देना आपके था। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मौका था, आप आए नहीं, अब रो के क्या फ़ायदा। और सब जैसे कि अभी जो 23 तारीख को आज़ाद मैदान में जो तारीखी एहतजाज हुआ, गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने की जो 4 मांगे आपने रखी और किन किन को सज़ा दिलाई जाए और क्या उसमें 4 अहम मांगे थी, ये आज पूरे महाराष्ट्र देश जानना चाहता है कि ये क्या 4 मांगे रखी गई थी और अगर ये मांगों पर जल्द से जल्द अमल नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या रहेगा इम्तियाज़ जलील साहब का, आपकी पूरी टीम का क्या? जैसा कल आपको 1-2 दिन पहले मैंने बताया था कि, और आप भी साथ में थे, आप भी आंदोलनकारी है। तो 4 मांगे सिंपल है कि रामगिरी महाराज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको जो फॉर्मल जो उनके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, वो सेक्शंस समाज में तीर्ण निर्माण करने के और शांतता भंग करने के और जानबूझकर किसी मज़हब को आहत करने के और ये भारत के संविधान के खिलाफ के एक्ट नहीं लगाए गए उनके ऊपर, तो वो लगना चाहिए। दूसरी चीज़ नितेश राणे, अब मतलब आप बोलो ना, अब कितने बुरे दिन आ गए कि नितेश राणे के जैसा आदमी जिसका ना आगे का कुछ है ना पीछे का कुछ है, मतलब आपको गारंटी है क्या वो अगले 2 साल बीजेपी में रहेगा? मतलब मेरे को तो ये गारंटी नहीं है कि वो नेपाल में रहेंगे कि इंडिया में रहेंगे। और नारायण राणे साहब कई को गए थे नेपाल, क्या लेके आए? हाँ ना, हाँ ना, तब समझ जाओ आप। तो फिर ये दूसरी मांग। तीसरी मांग ये है कि संविधान में प्रोविजन है, आप कानून बनाओ, परमानेंट सोल्यूशन है। ये सबसे पहली मांग है एक्चुअली कि ये जितने भी जो महापुरुष है महाराष्ट्र के, भारत के, उनके खिलाफ सही में नहीं होनी चाहिए। हर एक का अपना योगदान है, हर एक के अपने, यार वो अभी दुनिया में नहीं है, अभी उन्होंने अपना काम करे, दुनिया को रास्ता बताए। आप क्यों, हो सकता है कि मुसलमान बुरे हो सकता है कि आपको मुसलमानों की बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आती हो, उन एजुकेशन नहीं है, सलीके से नहीं रहते, या फिर जहालत है, या फिर एरिए उतने डेवलप्ड नहीं है, स्कूल्स कम और होटल ज़्यादा है, लाइब्रेरियाँ नहीं है और पान पट्टियाँ है, बच्चे 9-10 बजे घर में सोने के बजाय बाहर 2-2 बजे तक बैठते होंगे, और भी बहुत सी बुराई। आप मुसलमान की जो बुराइयाँ है, आप डायरेक्ट मुसलमान के नाम पे बात करो, तो हमको ऐसा लगेगा कि एक सामने वाला एक जिम्मेदार शख्स हमारे बच्चे के बारे में कुछ हमको ऐसी चीज़ें बता रहा है जो हमको नहीं मालूम है। मगर एक मज़हब के एक ऐसे शख्स के लिए जो हमारी जान है, मतलब वो पूरी दुनिया की जान है, तो उनके खिलाफ बोल के आपको क्या मिलने वाला है? तो ये चीज़, ये कानून बन गया एक बार, उसको एक बार लग गया। और मैं बार काउंसिल से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने किसी महापुरुष के खिलाफ बात किया, तो उसका आप केस ही लड़ो मत, उसको रहने दो अंदर। वो आदमी अंदर ज़्यादा अच्छा है, और बाहर रहेगा तो गंद फैलाएगा। और चौथी जो मांग थी वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की थी कि उनको अरेस्ट किया गया है। एक तरफ आप रामगिरी महाराज को प्रोटेक्शन दे रहे, और दूसरी तरफ एक आदमी ने फ्लो में इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बात कर दी जो एक शेर था, सिर्फ नाम नहीं था, ना किसी मजहब का नाम नहीं, किसी समाज का नाम नहीं, तो आपने उनको अंदर, तो फिर दोहरा कानून मत रखिए, आप उनको रिहा कीजिए। तो ऐसी ये 4 मांगे, सिंपल मांगे थी वो जो उन्होंने दी इम्तियाज़ जलील साहब ने। और मुझे ऐसा लगता है कि आज असद अवैसी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने क्लियर बोल दिया कि 1 महीने का टाइम आपके पास है, अगर आप 1 महीने में ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर वो वापस और जाएंगे आज़ाद मैदान में। और हाँ, इंशाअल्लाह हम अभी जितनी ताकत से गए थे उससे और ज़्यादा ताकत से जाएंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि ये कानून बनना चाहिए। इससे हमारे, देखो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, महाराष्ट्र सच में मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 4 साल 5 साल में ख़ास करके जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो चीज़ें कभी हुई नहीं। कभी यहाँ पर महाराष्ट्र में पॉलिटिकल मूवमेंट के बाहर कभी देखा नहीं गया। कभी समाज के अंदर
मतलब तीर निर्माण करने की कोशिश नहीं की गई, दोनों समाज के अंदर एक निफाक पैदा करने की कोशिश नहीं की गई, एक दूसरे के खिलाफ कभी बात नहीं हुई इतने लो लेवल पर। मतलब मस्जिद के भोंगे, नमाज रास्ते पे, गोश्त, उसके बाद अभी तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, भिवंडी ये डोंबिवली में कोले गांव बोलकर एक गांव है, वहाँ का एक वीडियो आया है। वो वीडियो में उन्होंने एक हमारे हाफिज साहब को पकड़ा है जो मदरसे के चंदे के लिए वहाँ पर गए थे, और उसको कुछ और शक्ल दे दी, और उसके माध्यम से उन्होंने उस गांव में के पूरे मुसलमानों को गांव खाली करने के लिए बोला है। हम कहाँ रह रहे हैं? हम क्या जंगल के? जब हम हमारे ऊपर कानून कौन सा है? जंगल का कानून है क्या? हम संविधान में के कानून के मातहत रह रहे हैं। अब आप ये कोयले गांव के जो लोगों के ऊपर अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को उनके लिए भी जाना पड़ेगा, फिर आप उंगली उठाएंगे कि अरे सियासी मफाद के लिए आ रहे हैं। अभी वक्त है, मैंने आपके माध्यम से बोल दिया डुम्बिवली और कोले गांव, तो वहाँ पर आप वो बेचारे, कल वीडियो आया है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। मतलब महाराष्ट्र आज एग्रीकल्चर में नंबर 1 है, महाराष्ट्र आज एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, महाराष्ट्र आज रेवेन्यू में नंबर 1 है, महाराष्ट्र आज जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 है, महाराष्ट्र आज पोर्ट मैनेजमेंट में नंबर 1 है, महाराष्ट्र आज बनाना कल्टीवेशन में नंबर है, महाराष्ट्र आज दूध उत्पादन में नंबर 1 है, महाराष्ट्र आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नंबर 1 है। इतने चीज़ों के बीच में आपने महाराष्ट्र को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, कहाँ फंसा दिया लोगों के दिमाग को कि आपने 5 साल कुछ काम किया नहीं, वो देखने से बचाने के लिए आप ऐसे मामले उछाल रहे हैं जानबूझ के। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार को भी एक विनंती है, एक आह्वान है, एक ताकीद है और एक चुनौती भी है कि ये चीज़ें छोड़कर आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के ऊपर बात कीजिए। महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमान है वो कैपेबल मुसलमान है, इंटेलेक्चुअल है, वो अपनी काबिलियत रखता है, तो आप उनकी काबिलियत महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्यों आप एक चीज़ गलत बोलकर, गलत करके हमारी एनर्जी को ऐसी चीज़ों में डाल रहे हैं जहाँ पर हम नहीं जाना चाहते। कार्रवाई होनी चाहिए, अभी भी वक्त है, कार्रवाई होनी चाहिए, और आप कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप उसको हमारे हवाले कर दो और हम उसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि भाई हम कानून के मानने वाले हैं, कानून के हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए, ताकि हमको लगे कि हम भी आपका एक हिस्सा है। जी, पॉलिटिकल सिचुएशन कब चेंज होंगी पता नहीं। आज सत्ता में है आप, आसार तो ऐसे लग रहे हैं कि आप बाद में आप जाएंगे, जब जाएंगे सत्ता से तो आप वापस आएंगे ही नहीं कभी। उसके बाद अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा हो गया तो फिर देखेगा कौन। और आपके माध्यम से आखिरी बात, पिछली बारी भी देखा था आपने 23 तारीख को कि हम लाखों की तादाद में आए थे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हर बार आशिक़ रसूल बनकर हम लाखों करोड़ों की तादाद में रास्ते पे आएंगे, इस वादे के साथ कि हम सिर्फ संविधान के माध्यम से हम रैली करेंगे, आंदोलन करेंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे। और हम इंतज़ार करेंगे कि तुम्हारे दिल के अंदर कभी आवाज़ जगती है कि आप कानून लागू करो और ऐसी चीज़ें बंद करो। 23 सितंबर 2024 इस वक्त हम मौजूद है समृद्धि महामार्ग पर, और लाखों की तादाद में यहाँ पर आशिक़ान रसूल मुंबई पहुंच रहे हैं तिरंगा रैली में। खासदार इम्तियाज जलील साहब इनके आवास पर और तमाम उलमा इकराम की रजामंदी से परभनी से काफिला निकला है। मोहम्मद गौस जैन साहब उनकी तमाम गाड़ियां और उनके साथ में तमाम आए हुए परभनी से नौजवान है। गौस जैन साहब, काफी लंबा यहाँ पर जाम लगा है और एक जोश देखने मिल रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये जो आप जैसा देखिए कि इम्तियाज जलील साहब हमारे पीछे से आ रहे हैं और पूरा समृद्धि हाईवे जाम है। समृद्धि हाईवे ने अभी तक इतनी पब्लिक देखी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि समृद्धि हाईवे आज के दिन के लिए ही बनाया गया है। अब इम्तियाज जलील साहब के साथ में ताकत के साथ में है।